हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। मंगलवार सुबह वे अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। 54 साल के इरफान को इससे पहले न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। इसका उन्होंने लंबे समय तक इलाज कराया था। इरफान की हाल ही में अंग्रेजी मीडियम फिल्म रिलीज हुई थी। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी का पता चला था। उन्होंने खुद फैंस के साथ यह खबर साझा की थी। बीमारी का पता लगने के बाद इरफान खान इलाज कराने लंदन गए थे। वहां वे करीब 1 साल रहे और फिर अप्रैल 2019 में भारत लौटे। वापसी के बाद उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग राजस्थान में शुरू की और फिर आगे के शेड्यूल के लिए लंदन चले गए थे। फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले इरफान ने फैंस के लिए YouTube पर अपना इमोशनल मैसेज छोड़ा था। इरफान को अपनी कई फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। उनका अचानक यूं चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री भी काफी गमगीन है। अमिताभ और अनुपम खेर सहित कई कलाकारों ने इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नमस्कार। एक दुख भरी खबर के साथ मैं आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जाने माने अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। उसके बारे में शो की शुरुआत के पहले मैंने आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाई है, जिसमें इरफान की अभी तक की मूवी की यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया है। इरफान खान को क्या बीमारी थी, क्या वे समस्याएं थी और क्यों वे ठीक नहीं हो पाए, इस बारे में हमें एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी और हमने डॉक्टर तन्मय भरानी, जो कि अति व्यस्त थे इस समय, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की और वे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जोशी जी और सब श्रोताओं को नमस्कार। सर, ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बात इरफान खान को कही जा रही है, जिसका इलाज वो अमेरिका में करवाने गए थे, और ये क्या है सर? देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसा प्रकार का कैंसर होता है जिसमें कि कुछ कोशिकाएं होती हैं जो न्यूरो एंडोक्राइन कहलाती हैं। उन कोशिकाओं में न्यूरॉन्स और हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं जैसे गुण होते हैं जी। और ये बीमारियां एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। अलग अलग प्रकार के इसमें कैंसर हो सकते हैं जो अक्सर या तो पेट को, आंतों को, फेफड़े मतलब लंग्स को, पैंक्रियास को प्रभावित करते हैं और इन बीमारियों को हम लोग आमतौर पर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं। जी। आपने कहा सर कि ये अलग अलग तरह से होते हैं, इसमें मल्टीपल संभावनाएं बनी होती हैं। क्या सर ऐसा लगता है मुझे, जब इरफान खान को शुरुआती दौर में ये डायग्नोज हुई थी तो उन्होंने एक तरह से जंग लड़ने तो जा रहा हूँ लेकिन लौटूंगा या नहीं ये बात तय नहीं, इस तरह के कई सारे बयान दिए थे कि जिंदगी की एक अलग मुकाम पर जा चुका हूँ। तो क्या लगता है इस बीमारी में कितना सर्वाइवल चांस रहता है? ये जो बीमारी है ये अपने आप में बहुत रेयर होती है। अगर मैं रेयर कहूँ तो जो किस विश्व भर में सारी जो मैलिग्नेंसीज हो रही हैं, कैंसर्स हो रहे हैं, उसमें शायद ये बीमारियां 0.5 से 1% के बीच में होती हैं। अपन भारत में आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है कि बीमारियां कम होती हैं, पर फिर भी देखें तो शायद लाखों में से शायद एक आध कोई केस होता होगा जिसको कि न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होता है। इसके अपेक्षा बाकी जो कैंसर्स होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या मुंह का कैंसर है, ये काफी कॉमन होता है जो हम लोग देखते हैं भारत में। इस बीमारी की सबसे बड़ी विडंबना जो है वो ये है कि 2/3 केसेस में इसका डायग्नोसिस जब बनता है तो बीमारी ऑलरेडी शरीर में फैल चुकी होती है, मतलब स्टेज 4 में होती है और अक्सर व्यक्ति 5 से 7 साल तक बीमारी से पीड़ित रहता है, लेकिन बीमारी का
डायग्नोसिस नहीं बन पाता, और जब बनता है तो बीमारी ऑलरेडी फैली हुई है। ये भारत के लिए नहीं है, पर पूरे विश्व के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, ट्रू है। और इसमें डिले इतना डायग्नोसिस में होने का मुख्य जो रीज़न है, वो ये है कि इस बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन सीमित है। ये बीमारी अक्सर बहुत कोई स्पेसिफिक लक्षण पैदा नहीं करती है। अक्सर इसमें लक्षण जो होते हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो हम लोग बीमारी के साथ में जोड़ नहीं पाते हैं। कुछ केसेस में तो लक्षण कई बार होते भी नहीं हैं। तो इसीलिए हमने इरफान खान साहब को लूज किया है आज। तो उनके केस में भी शायद संभावना ऐसी हो सकती है कि बीमारी का डायग्नोसिस जो बना हो वो कुछ लेट स्टेज पे बना हो। सर, यहाँ एक बात बहुत आपने कही कि इसका डायग्नोस होना इमीडिएट मुश्किल होता है, 4th स्टेज पर जाकर ये डायग्नोस हो पाती है। इरफान खान एक ऊर्जावान एक्टर थे सर। उनकी ऊर्जा, एनर्जी अगर हम उनकी एक्टिंग के दौरान देखें तो वो देखते ही बनती थी। कहीं भी जब तक ये बीमारी डायग्नोस हुई उसके पहले तक उनकी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे, और जब वो अमेरिका से लौट कर आए तो उसके बाद भी उन्होंने एक फिल्म की और उसका प्रीमियर से लेकर तमाम सारी चीज़ें अटेंड की। बदकिस्मती लॉकडाउन की वजह से वो फिल्म का ज़्यादा आगे नहीं चल पाई। तो क्या सिम्टम्स शरीर में ऐसे भी नहीं होते कि कहीं कमजोरी का एहसास हो जाए, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ इरफान काम कर रहे थे? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि विश्व का डाटा बताता है कि 2/3 लोगों में सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं वो कई बार तो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि थकान लगना, कुछ वजन का कम होना। कुछ एक पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं इसमें न्यूरोएंडोक्राइन में, जिसको कार्सिनॉइड बोलते हैं। उसमें बार बार दस्त होना, शरीर में रैशेज या चिकत्ते पैदा होना, लालपन होना, सांसें फूलना, अस्थमा जैसी शिकायत होना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी अधिकांश में कोई खास सिम्टम मालूम नहीं पड़ता। पेशेंट को हो सकता है कि थोड़ा पेट की समस्या होती हो, कोई दर्द वगैरह होता हो, कोई पेट खराब रहता हो, तो ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी कारण से ही बीमारी अक्सर जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाती है, और जब ऑलरेडी वो फैल चुकी होती है तब मालूम पड़ता है कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं। सर, सामान्य कैंसर की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में कई बार उनका पता नहीं लग पाता है, 2nd 3rd स्टेज पर जाकर भी पता लगता है। तब बीमारी आप जैसा कह रहे हैं शरीर में फैल चुकी होती है। तो क्या इस समय कोई आधुनिकतम तकनीक ऐसी नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, टेस्ट नहीं है, जैसे कि इस तरह की किसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा अर्ली स्टेज पर पता चल पाए तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ सकती है? आज हम जिन भी कैंसरों के ऊपर काम कर रहे हैं और जिसमें अच्छा हमको रिजल्ट मिल पा रहा है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो हम बीमारी की मेन रिस्क फैक्टर्स को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आप लंग कैंसर से बच सकते हैं, तो एक मेन रिस्क फैक्टर हम पकड़ पा रहे हैं। सेकेंड, मेन हम सिम्टम्स के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट की जल्दी डायग्नोसिस बन सकती है। और थर्डली, एक्यूरेट डायग्नोसिस बन के इलाज अच्छा हो जाता है। अब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले डेफिनेटिव रिस्क फैक्टर्स नहीं मौजूद हैं। ये बीमारी क्यों पैदा हो रही है, किसको हो रही है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। एक ही जो रिस्क फैक्टर इसमें समझ में आता है वो है जेनेटिक बैकग्राउंड या फैमिली हिस्ट्री। कुछ एक ऐसे कैंसर के सिंड्रोम्स हैं, बीमारियां हैं जो परिवार में चल सकती हैं। अगर आपके परिवार में किसी को रहा तो वो आगे जाके पैदा हो सकता है। तो शायद इस बीमारी में यही एक रिस्क फैक्टर मालूम पड़ता है, बाकी कोई भी इसमें रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री के अलावा नहीं है। इसमें जो रूटीन हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं वो भी शायद इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर सेकंड हम बात कर रहे थे कि डायग्नोसिस नहीं हो पाती क्योंकि सिम्टम नहीं है। तीसरी बात यह है कि बीमारी अक्सर बहुत छोटी रहती है, छुपी हुई रहती है, हिडन रहती है। इसीलिए कई बार हमको सारे एडवांस टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि एंडोस्कोपी, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, और उसके ऊपर भी कुछ स्कैन्स आजकल नए आते हैं जिसको फंक्शनल पेट स्कैन बोलते हैं, फंक्शनल इमेजिंग बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ता है। तब हम इस बीमारी को अच्छे से डायग्नोज कर पाते हैं। इसके लिए कोई सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी मौजूद नहीं है जिससे हम जल्दी से इसका डायग्नोसिस कर पाए। इसीलिए ये बीमारी थोड़ी सी छुप के रह जाती है और बच जाती है डायग्नोसिस से। सही कहना सर, आपने जब जेनेटिक बात कही है, आपने कहा कि कई बार परिवार में किसी को होती है तो वो शायद आगे भी रिपीट होने की संभावना बनती है। ऐसे कुछ केसेस ब्रेन ट्यूमर को लेकर मैंने देखे हैं, जहाँ पर ब्रेन ट्यूमर की हिस्ट्री परिवार के एक सदस्य को थी और उसके बाद लगातार 3 से 4 सदस्यों को सेम सिम्टम्स हैं, सेम परेशानी हुई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, उस पर कोई रोक नहीं सकता। पर क्या
ऐसा कुछ है ये जो जिस तरह से कि परिवार में आनुवांशिक इस तरह की चीजें हो रही है, तो जब एक परिवार के किसी सदस्य को हो जाए तो बाकी लोग उसकी प्रिकॉशंस ले पाए? हाँ, ये संभव है। अगर परिवार में किसी ऐसे न्यूरोएंडोक्राइन बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है, तो देश के जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, जैसे एम्स है, एसजीपीजी, पीजीआई, उसमें वहाँ पे जेनेटिक जाँचें संभव हैं और वो जेनेटिक जाँचें फिर आगे की पीढ़ी में बच्चों में भी लगाई जा सकती हैं। उन टेस्ट से पता कर सकते हैं कि आगे की पीढ़ी में ये ट्यूमर बनने के चांसेस कितने हैं। उस केस में डेफिनिटली हेल्प हो सकती है कि आगे की पीढ़ी बीमारी से बच जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि अगर किसी परिवार को आप लोग भी ध्यान रखें कि अगर कहीं ऐसी कोई संभावना बनती है तो आगे टेस्ट हैं जिनसे जल्दी इन सब चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश की जा सकती है। सर, जब बात कैंसर की चल रही है तो रिकरेंस से मेरा मतलब है कि कई बार किसी का एक कैंसर डायग्नोज हुआ, उसका ट्रीटमेंट हो गया, फिर रिकरेंस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पेशेंट के बचने की संभावना होती है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स भी बहुत प्रकार के हैं। कुछ एक बहुत लो रिस्क होते हैं जिसमें कि व्यक्ति की आयु में कोई कमी नहीं आती, व्यक्ति अच्छे से आगे अपना जीवन यापन कर सकता है और कुछ एक काफ़ी हाई रिस्क होते हैं जिसमें कि बहुत रैपिडली प्रोग्रेशन होता है। तो डेफ़िनिटली अगर पेशेंट को लो रिस्क वाली बीमारी हो और उसका इलाज हो जाए, तो रिकरेंस हो तो भी फिर बीमारी का इलाज संभव है। पर ये अक्सर केस टू केस वेरी करता है, हर केस का अलग-अलग डायग्नोसिस और इलाज रहेगा। जी। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उपयोगी जानकारी दी और चूँकि हम आज इरफान खान पर बात कर रहे हैं, तो इरफान खान से जुड़ी समस्या पर ही हमने बात की कि उन्हें किस तरह की समस्या थी। बहरहाल आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाल कर हमें समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा?